नासा चांद पर जाने की तैयारियां शुरू कर चुका है और इसके साथ ही मंगल पर भी हलचलें बढ़ चुकी हैं। ये हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन हम मंगल की जमीन पर कदम रख ही लेंगे। लेकिन अगर वहां पर उतरने के बाद अगर किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो गई तो ऐसा नहीं है कि वहां तुरंत ही कोई नया मिशन भेज दिया जाएगा। या तो उन्हें उस प्रॉब्लम से खुद ही डील करना होगा और या फिर 1 से 2 साल का इंतजार करना होगा। तो क्यों ना हमें मार्स के बारे में सब कुछ पहले से ही पता हो। बेशक इसके लिए हमारे द्वारा भेजे गए इतने रोवर्स आज मार्स पर घूम रहे हैं जो मंगल के वातावरण, मौसम, जमीन, रेडिएशन और इसके अलावा वहां के इतिहास की खोज में लगातार जुटे हुए हैं। वहां जीवन की खोज लगातार की जा रही है। आपको ये सुनकर दुख हो सकता है कि आज तक जितने भी रोवर हमने मंगल पर भेजे हैं वो दरअसल इतने काबिल ही नहीं थे कि वो मार्स पर जीवन की खोज कर पाएं, क्योंकि मंगल पर कुछ ऐसा है जो वहां पर रहते हुए ही वहां जीवन के सबूतों को छिपा रहा है, वहां के इतिहास को खत्म कर रहा है। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मिशन की बात करेंगे जो मंगल पर मौजूद उस प्रॉब्लम से डील करेगा और हमें मंगल पर जीवन के कुछ सबूत जरूर मिल सकते हैं। 17 मार्च 2022 यूरोपियन स्पेस एजेंसी में एक्सोमार्स रोवर पर काम कर रहे प्लेनेटरी फिजिसिस्ट जॉर्ज वैगो के लिए आज का दिन बहुत बुरा है। वो और उनकी टीम इस रोवर पर पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और वो इसकी लॉन्चिंग से केवल कुछ ही महीने दूर थे। लेकिन इस दिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रशिया के साथ अपने सारे टाई अप्स खत्म कर दिए और ये सब कुछ हुआ रशिया और यूक्रेन में हो रही वॉर की वजह से। इस रोवर को लॉन्च किया जाना था कजाकिस्तान के बाइकोनोर कॉस्मोड्रोम से, जिसे रशिया कंट्रोल करता है। वैगो ने कहा कि जब ऊपर से आदेश आया तो सब दुखी हो गए। जियोपॉलिटिक्स का ये तूफान ह्यूमैनिटी के मिशंस को भी अफेक्ट करने लगा। ये वाकई दुख की बात है। ब्लियग्रिड रोजलिन फ्रैंकलिन रोवर यानी कि एक्सोमार्स रोवर को सन 2005 में अप्रूव किया गया था। उसके बाद से इस मिशन पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन कभी बजट की प्रॉब्लम्स, कभी पार्टनर बदलने पड़े, टेक्निकल इश्यूज और फिर कोविड-19 पैंडेमिक ने इस मिशन को पहले ही बहुत लेट कर दिया था। और अब ये वॉर। वैगो ने आगे कहा कि मैंने अपनी जिंदगी, अपना करियर बस इस चीज को ऊपर पहुंचाने के लिए लगा दिया, लेकिन धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती गईं और अब इस वॉर की वजह से ईएसए ने अपने सारे कनेक्शंस रशिया से खत्म कर लिए हैं और इस चीज ने इस मिशन को डिले तो कर ही दिया है, क्योंकि अब ये मिशन लॉन्च ही नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ ही बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि इस मिशन में रशिया का बनाया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एक लैंडर यूज हो रहा था। रेडियो आइसोटोपिक हीटिंग यूनिट्स और इसके अलावा भी कई रशियन इंस्ट्रूमेंट्स थे जो ये मिशन कैरी कर रहा था और इन्हें रिप्लेस करने के लिए ईएसए को अब फंडिंग चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई ऑप्शंस को कंसिडर किया कि आखिर और क्या किया जा सकता है और लिटरली उन्होंने इस रोवर को म्यूजियम में रखने का भी प्लान बनाया था। लेकिन इस मिशन को एक जीवन दान तब मिला जब नवंबर में यूरोपियन रिसर्च मिनिस्टर ने इस मिशन के लिए 360 मिलियन यूरोज ग्रांट कर दिए, जिससे रशियन कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया जाएगा। हाल फिलहाल में इस मिशन पर काम चल रहा है और अनुमान है कि 2028 में इस मिशन को फाइनली लॉन्च कर दिया जाएगा। एक्सोमार्स, ये मिशन मंगल पर भेजा जाने वाला अब तक का सबसे एडवांस मिशन होगा, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट इन सब में कुछ खास है जो हमारी मंगल की अब तक की समझ पर एक ह्यूज साइंटिफिक इम्पैक्ट डालेगा। ये एनालाइज करेगा मार्स पर और उसकी सतह के नीचे मौजूद किसी भी कार्बन कंटेनिंग मटेरियल को और उसमें ढूंढेगा कुछ ऐसे पैटर्न्स को जो हमें मंगल पर खत्म हो चुकी एंशिएंट लाइफ के एविडेंस दे सकते हैं। ये है इस रोवर का नेक्स्ट जनरेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर, इस रोवर का मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो फाइनली हमें आंसर करेगा इस रेड प्लेनेट के सबसे हीटेड आर्गुमेंट और बर्निंग क्वेश्चंस के बारे में। क्या मंगल पर कभी जीवन था? जीवन, मंगल पर जीवन की इस गुत्थी को हम कई तरह से सुलझा सकते हैं। इसमें सबसे आसान तरीका है मंगल की जमीन में माइक्रोब्स के फॉसिल्स को तलाशना, लेकिन जीवाश्मों की खोज ही शायद मंगल ग्रह पर सबसे कठिन काम है। लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में ये पाया है
कि नॉन लिविंग केमिस्ट्री भी ऐसे जीवाश्मों का निर्माण कर सकती है जो देखने में हमें किसी लाइफ लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा। लेकिन इस रोवर में लगा मास स्पेक्ट्रोमीटर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर पैटर्न्स के बारे में बताएगा, उनकी खोज करेगा जो लिविंग बायोलॉजी के बिना बन ही नहीं सकते। इस तरह से ये रोवर कुछ खास मॉलिक्यूल्स की खोज नहीं करेगा, बल्कि लाइफ के उन पैटर्न्स को खोजेगा जो बिना लाइफ की मौजूदगी के पॉसिबल ही नहीं है। जिससे होगा ये कि हम लाइफ के सिर्फ उस पहलू को नहीं देखेंगे जिसे हम जानते हैं, बल्कि लाइफ के उस पहलू को भी देखेंगे जिसे हम जानते नहीं या फिर नहीं जान पाए हैं। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में प्लेनेटरी साइंटिस्ट विलियम ब्रिनकरहॉफ ने रोवर के मास स्पेक्ट्रोमीटर का प्रोटोटाइप दिखाते हुए कहा कि इसे मार्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालाइजर और मोमा भी कह सकते हैं। रफली इसका आकार किसी सूटकेस के जितना है, लेकिन ये तारों और मेटल पार्ट्स का एक उलझा हुआ जटिल इंस्ट्रूमेंट है। वाकई इसे बनाना बहुत मेहनत का काम है। इस प्रोटोटाइप को यहाँ धरती पर ही मार्स जैसी कंडीशंस में मार्स लाइक सॉइल को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। जब रियल मोमा वहाँ मार्स पर होगा करीब 2030 में, तब ब्रिनकरहॉफ और उनकी टीम इस प्रोटोटाइप को यूज करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल्स को टेस्ट करने के लिए, मिशन में आने वाली गड़बड़ियों को ट्रबल शूट और मार्स से आने वाले डेटा के इंटरप्रिटेशन के लिए इस प्रोटोटाइप का यूज किया जाएगा। रोवर में लगा ये लेटेस्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसकी ये यात्रा करीब 50 साल पुरानी है। सन 1976 में मंगल की जमीन पर उतरा पहला मार्स मिशन जिसने मंगल की मिट्टी को टेस्ट किया, द वाइकिंग लैंडर मिशन। तब इंजीनियर्स ने मास स्पेक्ट्रोमीटर को एक कमरे जितने बड़े आकार का बनाया था। एक कमरे जितने बड़े आकार से एक सूटकेस या डेस्कटॉप प्रिंटर जितने छोटे आकार पर आना अपने आप में काबिले तारीफ है। इस इंस्ट्रूमेंट को 2008 में फिनिक्स लैंडर में भी यूज किया गया था, 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर और इसके बाद में इंडिया, चाइना और यूएसए के मार्स ऑर्बिटर्स ने भी इसे यूज किया। जहां तक बात है मास स्पेक्ट्रोमीटर की, तो ये एक ऐसा टूल है जिसके बिना हम लेबोरेटरी और एनालिटिकल केमिस्ट्री को इमेजिन ही नहीं कर सकते। एयरपोर्ट पर टीएसए एजेंट्स मास स्पेक्ट्रोमीटर को ही यूज करते हैं लगेज में एक्सप्लोजिव्स की चेकिंग के लिए। ईपीए साइंटिस्ट इसे यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की कंटेमिनेशन को चेक करने के लिए, और ड्रग मेकर्स इसे यूज करते हैं नई मेडिकेशंस के केमिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। और ऐसे ही अनेकों मास स्पेक्ट्रोमीटर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसकी वर्किंग काफी सिंपल है। सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट किए हुए सैंपल को वेपोराइज करता है और गैसियस फॉर्म में आ चुके मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक चार्ज भी देता है। अब ये चार्ज्ड और आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स आसानी से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मूव किए जा सकते हैं। अब ये इंस्ट्रूमेंट उन आयंस के मॉलिक्यूलर वेट का मेजरमेंट करता है, जिससे उन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम्स का पता लगाया जा सकता है। और लास्ट स्टेप में ये इंस्ट्रूमेंट उन सभी मॉलिक्यूल्स के वेट के अकॉर्डिंग उन मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव अबंडेंस का पता लगा लेता है कि आखिर कौन सा मॉलिक्यूल कितनी मात्रा में मौजूद है। एक्सोमार्स रोवर मंगल ग्रह पर अपने इस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक ऐसी जगह पर उतरने वाला है जहां आज से करीब 4 अरब साल पहले पानी ही पानी था, जो कि एंशिएंट लाइफ के लिए काफी क्रूशियल इंग्रेडिएंट माना जाता है। ऑक्सिया प्लेनम मार्स का एक ऐसा इलाका जहां मंगल के हार्श रेडिएशन, ऑक्सीडेशन और इरोजन के बावजूद भी हमें प्रिजर्व्ड बायोसिग्नेचर्स मिल सकते हैं। रोवर के कैमरास और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हमें हेल्प करेंगे सैंपल्स इकट्ठा करने में और वहां के आसपास के एनवायरनमेंट को समझने में। रोवर में लगी ड्रिल मार्स की सरफेस के करीब 2 मीटर तक नीचे जाकर एंशिएंट मार्स के सैंपल्स को इकट्ठा करेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंशिएंट मार्स के सैंपल्स के लिए 2 मीटर काफी है। कॉस्मिक रेडिएशन वहां इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाता, जो कि मंगल के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। मार्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालाइजर और मोमा वैज्ञानिकों को हेल्प करेगा मार्स पर जीवन के उन साक्ष्यों को तलाशने में जिनका निर्माण सिर्फ जीवन से ही हो सकता है, जो किसी और नॉन लिविंग केमिस्ट्री से नहीं बनाए जा सकते, जैसे कि लिपिड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि सेल की मेम्ब्रेन बनाते हैं, और लिविंग थिंग्स में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की प्रधानता। वहीं पर अगर हम बात करें नॉन लिविंग केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर हमें इवन और ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा लिपिड्स का मिलना भी वहाँ पर जीवन होने के पुख्ता सबूतों में आता है। सिमिलरली अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें,
जो कि प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ये भी बायोलॉजी और नॉन बायोलॉजिकल केमिस्ट्री दोनों से ही क्रिएट किए जा सकते हैं। अमीनो एसिड्स दो तरह के होते हैं, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड अमीनो एसिड्स। ये दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, लेकिन धरती पर जो अमीनो एसिड्स जीवन द्वारा बनाए जाते हैं वो ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड्स होते हैं। वहीं पर नॉन लिविंग केमिस्ट्री दोनों ही तरह के अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी एक प्रकार का अमीनो एसिड ज्यादा मात्रा में मिलता है तो वो पोटेंशियल लाइफ का एक साइन हो सकता है। इससे पहले हमने मंगल पर जितने भी मिशंस भेजे जिनमें मास स्पेक्ट्रोमीटर इंक्लूडेड था, उन सभी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से वो इस काबिल नहीं थे कि वो मार्स पर लाइफ के सिग्नेचर्स को खोज पाते। वैज्ञानिकों को जब इस बात का पता लगा तो उन्हें दुख तो बहुत हुआ, लेकिन ये उन कठोर गलतियों से सीखने का समय था और उन्हीं गलतियों से सीखकर एक्सोमार्स रोवर का मार्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनालाइजर तैयार किया गया ताकि वो परेशानियां इस मिशन में न आए। और एक सबसे बड़ी परेशानी थी मार्स पर पाया जाने वाला एक ऐसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। उस कंपाउंड का नाम है प्रीक्लोरेट। इस कंपाउंड को हमारी धरती के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स जैसे कि एटाकामा डेजर्ट में भी देखा जा सकता है, जहां के हाई टेम्परेचर में ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करता रहता है, जहां से ये लाइफ के लगभग सारे नामो निशान भी मिटा देता है। सन 2008 में मार्स पर उतरे फीनिक्स लैंडर ने मंगल की मिट्टी में प्रीक्लोरेट आयंस की खोज की थी। इसके अलावा दो और मिशंस वाइकिंग लैंडर और क्यूरियोसिटी रोवर ने भी क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिटेक्ट किया था, जो कि पॉसिबल है कि वो प्रीक्लोरेट के बाई प्रोडक्ट ही थे, जो उनके मास स्पेक्ट्रोमीटर में लगे अवन की गर्मी से मार्शियन सॉइल से रिएक्ट करने पर बने होंगे। इसका मतलब यह है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में अवन काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी गर्मी से तो प्रीक्लोरेट एक्टिव हो जाता है और लाइफ के सारे एविडेंसेस को खत्म कर देता है। और शायद यही वजह रही है कि हम आज तक मंगल पर जीवन को खोज नहीं पाए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने बड़ी ही चालाकी से इस बार मोमा में इस प्रीक्लोरेट से डील करने का इंतजाम कर दिया है। दरअसल इस बार एक्सोमार्स रोवर के मास स्पेक्ट्रोमीटर में ओवन के साथ साथ एक अल्ट्रावायलेट लेजर को भी लगाया गया है। वो लेजर एक ही पल में पूरे सैंपल को ही वेपोराइज कर देगी और ये सब लाइट की सिर्फ एक पल्स में ही हो जाएगा। इसमें कुल 2 नैनोसेकंड्स का समय लगेगा और ये समय प्रीक्लोरेट की रिएक्शन स्टार्ट होने से काफी कम है। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि प्रीक्लोरेट अपनी रिएक्शन को स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा और इससे पहले ही उसे पूरे सैंपल के साथ वेपोराइज कर दिया जाएगा। यहाँ लेजर के होने के और भी कई फायदे हैं। जब लेजर सैंपल मॉलिक्यूल्स को वेपोराइज करती है और उन्हें आयंस बनने के लिए चार्ज देती है, तो वो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्ड्स के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती। वहीं वाइकिंग और क्यूरियोसिटी रोवर के मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो आयंस जनरेट करने का प्रोसेस था वो इलेक्ट्रॉन कोलिजन के जरिए होता था, जिससे सैंपल मॉलिक्यूल्स के केमिकल बॉन्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेक हो जाया करते थे। लेकिन लेजर में ये फ्रेगमेंटेशन काफी कम है। इसके साथ ही मोमा उन इंटैक्ट आयंस में से किसी एक को चूज करके उसे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में तोड़ भी सकता है और ऐसा वाइकिंग और क्यूरियोसिटी कोई भी नहीं कर सकता। फिर उस आयन को स्टडी करके ये पता लगाया जा सकता है कि उस मॉलिक्यूल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या था और आखिर वो मॉलिक्यूल किस चीज का था। क्या वो कभी किसी लिविंग थिंग का पार्ट था या फिर वो नॉन लिविंग केमिस्ट्री से वजूद में आया। इन सारे सवालों के उत्तर हमारे सामने होंगे। ये पहली बार होगा जब ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी मंगल पर काम करेगी। धरती पर किए गए अब तक के सभी टेस्ट में इसने सही काम किया है। इसके प्रोटोटाइप से किए गए टेस्ट से हमने उन जगहों से भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को खोज लिया जहां पर प्रीक्लोरेट की मात्रा मंगल पर फीनिक्स लैंडर द्वारा डिटेक्ट की गई मात्रा से कहीं अधिक थी। येलोस्टोन नेशनल पार्क में मार्स जैसी जगह से कलेक्ट किए गए सैंपल्स में इसने लिपिड्स को खोज लिया और इसके अलावा कुछ और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को भी ये खोजने में कामयाब रहा जिन्हें पहले के स्पेक्ट्रोमीटर नहीं खोज पाते। मोमा के पास लेजर के साथ साथ इसके पूर्वजों की तरह हाई टेम्परेचर ओवन्स भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक अभी भी कुछ सैंपल्स को वेपोराइज करने के लिए लेजर की जगह ओवन्स को ही यूज करेंगे। जैसे कि अगर लेजर से पता चलता है कि सैंपल में अमीनो एसिड्स हैं, तो ओवन का ऑप्शन हमारे लिए लेजर से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा ओवन मोड में मोमा केमिकल रिएजेंट्स का यूज कर सकता है मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करने के लिए, और ये मेथड भी मार्स पर पहले कभी यूज नहीं किया गया।
हालांकि मोमा इंस्ट्रूमेंट के रिजल्ट्स मंगल पर जीवन की हमारी खोज का आखिरी पड़ाव नहीं होगा। जो रिजल्ट्स हमें स्पूकी या अजीब लगेंगे तो उन्हें रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और रोवर के बाकी इंस्ट्रूमेंट से कंफर्म किया जाएगा और आखिरी कंफर्मेशन हमें मिलेगा उन सैंपल से जो किसी न किसी दिन मंगल से धरती पर वापस लाए जाएंगे। वैगो कहते हैं कि हमें कंफर्मेटरी वर्क तो करना ही होगा, अदरवाइज हम पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अब बस इंतजार है एक्सोमार्स रोवर के लिफ्ट ऑफ का और फिर हमें पता चलेगा कि क्या मंगल को पहले भी किसी ने कॉलोनाइज किया था या फिर हम इंसान मंगल पर कदम रखने वाले पहले जीव होंगे। दशकों तक मार्स के लिए भेजे गए हमारे मोस्ट ऑफ द मिशंस अजीब तरह से और बड़े ही रहस्यमय ढंग से फेल होते गए। ऐसा लग रहा था मानो कोई है जो नहीं चाहता कि हम इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच पाएं। ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस से लेकर जो किसी भी लॉजिक में फिट नहीं बैठ रहे थे, पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट के स्पेस में बिना कोई ट्रेस के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने तक, इन घटनाओं ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया था। बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि कहीं मार्स शापित तो नहीं है। इज मार्स कर्स्ड? स्वागत है आपका द कर्स ऑफ मार्स सीरीज में, जहां पर हम उन रहस्यमय घटनाओं के राज खोलेंगे जिन्होंने मार्स एक्सप्लोरेशन को असफल बना दिया था। इस सीरीज में हम आपको उन अजीबोगरीब कोइंसिडेंसेस, अनएक्सप्लेन्ड फेलियर्स और उन स्ट्रेंज एनोमलीज से रूबरू कराएंगे जिनका साया हमारे मार्स मिशंस पर एकदम शुरुआत से ही रहा है। लेकिन मंगल ग्रह के उस कर्स को समझने के लिए हमें वापस शुरुआत में जाना होगा, जब पहली बार इंसानों ने मंगल तक पहुंचने की कोशिश की थी। सोवियत यूनियन के मार्सनिक मिशंस। सन 1960 में सोवियत यूनियन मंगल ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजकर इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम करना चाहता था। उनके एम्बिशंस स्काई हाई थे और उस समय की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ सोवियत यूनियन मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयार था। लेकिन आगे जो हुआ उसने वैज्ञानिकों को एकदम से चौंका दिया और बाकी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वाकई मंगल तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। मार्सनिक 1 और मार्सनिक 2 ये दोनों ही लॉन्चेस ग्रैंड होप के साथ हुए थे, लेकिन इन दोनों का ही अंत कैटास्ट्रोफिक था। ये मिशंस तुरंत ही बड़े अजीबोगरीब कारणों से फेल हो गए थे। क्या ये फेलियर्स सिर्फ टेक्निकल फेलियर्स थे या फिर कुछ और भी ज्यादा रहस्यमय था? मार्स को एक्सप्लोर करने की शुरुआत तो असफलता से ही हुई थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये फेलियर्स तो अभी शुरू ही हुए थे। क्या यही वो पल थे जहां से कर्स ऑफ मार्स की शुरुआत हुई थी? द मार्सनिक मिशंस। 1960 का वो साल जब कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जोर पकड़ रही थी। ये दोनों ही देश दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए स्पेस रेस जैसी अनदेखी लड़ाई का एक हिस्सा बन चुके थे। सोवियत यूनियन पहले से ही इस रेस में आगे था। वो दुनिया के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च कर चुका था। इसके अलावा पहले इंसान यूरी गैगरिन को ऑर्बिट में भेजकर सोवियत यूनियन अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दुनिया के सामने दिखा चुका था। लेकिन अमेरिका से आगे रहने के लिए अब सोवियत यूनियन को कुछ और बड़ा करना था, क्योंकि अमेरिका के चांद पर जाने की खबरें सोवियत्स को पहले से पता चल चुकी थी। तो वो इस स्पेस रेस में अमेरिका से हर हाल में आगे रहना चाहते थे और यही वजह थी कि उनका अगला टारगेट था मंगल ग्रह। एक ऐसा मिशन जिसका काम न सिर्फ मंगल ग्रह तक पहुंचना था, बल्कि सोवियत यूनियन के लिए ये इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल को सबसे पहले हासिल करने का जरिया भी था। इस प्रोजेक्ट का नाम था मार्सनिक। मार्सनिक 1 इस प्रोजेक्ट का पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो कि कोरबेल 4 के नाम से भी जाना जाता है। 10 अक्टूबर सन 1960 वो एक ऐतिहासिक दिन होने वाला था और इस मिशन के लॉन्च के वो पल सोवियत यूनियन की स्पेस में डोमिनेंस की गवाही देने वाले थे। ये स्पेसक्राफ्ट मंगल पर जाने के इरादे से लॉन्च किया जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था और इस देश को इस मार्स मिशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं। ये सोवियत टेक्नोलॉजी का एक सोफिस्टिकेटेड पीस था जिसे मंगल ग्रह को फ्लाई बाय करना था और उस लाल ग्रह की तस्वीरें भी वापस धरती पर भेजनी थी। लेकिन सच्चाई इस हसीन सपने से एकदम अलग थी। लॉन्च होने के कुछ मिनट बाद ही स्पेसक्राफ्ट में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है।
रॉकेट का अपर स्टेज इग्नाइट ही नहीं हो पाता, जिससे पूरा रॉकेट धरती पर ही वापस गिर जाता है। मार्सनिक 1 सोवियत यूनियन का टोटल फेलियर रहा, जो धरती के एटमॉस्फेयर को भी पार नहीं कर पाया। वो स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष में इस देश की महानता को दिखाने के लिए बनाया गया था, वो अब समुद्र में बिखरे हुए मलबे के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं था। इस असफलता ने सोवियत्स को निराश जरूर किया था, लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा था। उनके हौसले अभी भी बुलंद थे। घटना के 4 दिन बाद ही 14 अक्टूबर सन 1960 को वो इस प्रोजेक्ट का दूसरा स्पेसक्राफ्ट मार्सनिक 2 को भी लॉन्च कर देते हैं। इस बार इंजीनियर्स ने पिछली गलतियों से सीखकर इस स्पेसक्राफ्ट में काफी एडजस्टमेंट्स किए थे। इस मिशन को लेकर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि इस बार वो मंगल तक पहुंचने की अपनी इस यात्रा को सफलतापूर्वक शुरू कर पाएंगे। लेकिन इस बार भी सफलता ने अपना रास्ता बदल लिया। मार्सनिक 2 भी कैटास्ट्रोफिकली फेल मिशन साबित हुआ। इस बार का फेलियर मार्सनिक 1 से भी पहले हुआ। मंगल तक जाना तो दूर की बात है, ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट धरती के एटमॉस्फेयर को भी पार नहीं कर पाए थे। दोनों मिशंस कुछ ही दिन के अंतराल पर लॉन्च किए गए थे और दोनों ही लगभग एक ही तरह से फेल हुए। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? शायद हो भी सकता है, लेकिन सब ऐसा नहीं सोच रहे थे। सोवियत्स ने बैक टू बैक फेलियर का सामना किया। ये सिर्फ बुरी किस्मत के अलावा कुछ और भी बहुत रहस्यमय लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंगल खुद हमें रोक रहा था? थियरीज बिहाइंड फेलियर। तो आखिरकार इन दोनों ही मिशंस में गलती कहां पर थी? इन घटनाओं पर आई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन एकदम सिंपल थी, टेक्निकल फेलियर। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट्स के लॉन्च के समय रॉकेट में कोई माल फंक्शन हो गया था, जो उन स्पेसक्राफ्ट्स को धरती की ऑर्बिट में जाने से रोक रहा था। इंजीनियर्स का कहना था कि रॉकेट की अपर स्टेज में इशू था, गाइडेंस सिस्टम भी फॉल्टी था और फ्यूल कंजप्शन में मिसकैलकुलेशंस की गई थी, जिस वजह से ये दोनों ही मिशंस बुरी तरह से फेल हो चुके थे। लेकिन सतह से नीचे कुछ और भी सवाल थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। सोवियत यूनियन पहले भी स्पेस में कई सफल मिशन लॉन्च कर चुका था, तो फिर मार्सनिक मिशंस का इतने बेकार तरह से फेल होना समझ में नहीं आ रहा था। इवन सोवियत्स उस समय तक इंसानों को भी स्पेस में लॉन्च कर चुके थे, तो क्या इस बार ये फेलियर्स सिर्फ मैकेनिकल एरर्स थे या फिर सच में इस मार्स मिशन के साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा था? कुछ लोगों के लिए ये सफलताएं स्पेस को एक्सप्लोर करने में हमारी कुछ ऐसी भूलें थीं जिनको सुधार कर हम बहुत कुछ नया सीख सकते थे, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए एक जैसे 2 मिशंस का एक ही तरीके से फेल होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ये बात हजम करना उनके लिए मुश्किल था। कुछ लोगों का ये विचार था कि कहीं हमारी सोच से भी परे कुछ फैक्टर्स हमें मंगल तक जाने से रोक तो नहीं रहे हैं। फिर कॉस्मिक इंटरफेरेंस की थियरी लगभग हर जगह पर फैलने लगी कि अंतरिक्ष में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर रहस्यमय गतिविधियां ज्यादा होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शंस या मैग्नेटिक फील्ड्स का डिस्टर्ब होना। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते थे कि स्पेस में मार्स की पोजीशन और उसकी यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ने उन लॉन्चेस में रहस्यमय तरीके से गड़बड़ियां पैदा कर दी होंगी। वहीं कुछ लोग इन फेलियर्स को एलियन से जोड़कर भी देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटेलिजेंट एलियन स्पीशीज जानबूझकर हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये थियरीज आपके सुनने में अजीब जरूर लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्स मिशंस के फेल होने की तादाद बढ़ने लगी, कर्स ऑफ मार्स पर लोगों की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। जाहिर है कि जब ऐसे मिशंस फेल होने लगे जिनके फेल होने की कोई उम्मीद ही न हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या इन मिशंस में टेक्नोलॉजी से बढ़कर कुछ और भी था जो हमारी समझ से परे तो था ही, लेकिन वो हमें मंगल पर जाने से रोक रहा था? द कर्स टेक रूट्स। जैसे जैसे मंगल पर जाने वाले और भी मिशन फेल होते रहे, मार्स कर्स का आइडिया सिर्फ लोगों के मन में नहीं बल्कि कुछ साइंटिस्ट के बीच भी गहराई से बसने लगा। इन फेलियर्स का साइकोलॉजिकल असर भी गहरा था। हर एक असफलता के साथ मंगल को अनरीचेबल मानने का ख्याल और भी पुख्ता होता गया। सिर्फ सोवियत यूनियन के मार्सनिक मिशन ही नहीं थे जो मंगल पर जाते हुए फेल हुए थे। अमेरिका ने भी मंगल पर भेजे शुरुआती मिशंस के साथ कुछ ऐसा ही महसूस किया।
सन 1962 में नासा ने मैरिनर 1 मिशन को लॉन्च किया, जो पहले वीनस को फ्लाई बाय करने के बाद मंगल की ओर बढ़ने वाला था। लेकिन सोवियत मिशंस की तरह ही ये स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद खो गया। इस फेलियर का कारण बताया गया गाइडेंस सिस्टम फेलियर। इस घटना ने और साथ ही मार्सनिक डिजास्टर ने स्पेकुलेशंस को और बढ़ावा दिया कि मंगल तो हमारी पहुंच से बाहर है। मार्स मिशन फेलियर्स बढ़ते गए। सन 1964 में नासा का मैरिनर 3 भी मंगल पर पहुंचने में फेल हो गया। वो मैकेनिकल फेलियर की वजह से स्पेस में ही भटकता रह गया। ये घटनाएं अलग थलग नहीं लग रही थी, बल्कि लोगों को इनमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा था। एक ऐसा पैटर्न जो ये इशारा कर रहा था कि कोई तो है जो हमें मंगल तक नहीं पहुंचने दे रहा। वो हमें मंगल को एक्सप्लोर करने से रोक रहा है। इसके बाद भी जैसे जैसे मंगल पर जाने वाले हमारे मिशंस बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से फेल होते गए, मार्स कर्स का आइडिया किसी बकवास थियरी से कहीं ज्यादा हो गया। अब ये सिर्फ स्पेस तक ही सीमित नहीं रह गया था। न्यूज रिपोर्ट्स, साइंस फिक्शन और यहाँ तक कि एकेडमिक सर्कल्स जैसे पॉपुलर कल्चर में ये आइडिया अपनी जगह बनाने लगा था। क्या सच में कुछ ऐसा था जो हमें मंगल तक पहुंचने से रोक रहा था, या फिर हम सिर्फ इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल की चुनौतियों को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? कंक्लूजन, मार्सनिक मिशन तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक ऐसे खराब ब्रह्मांडीय रिश्ते की जो आगे ऐसे ही चलने वाला था। क्या ये शुरुआती असफलताएं स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़ती चुनौतियों को दर्शा रही थी, या फिर कुछ और बहुत ज्यादा रहस्यमय हो रहा था? क्या मंगल खुद हमें रिजेक्ट कर रहा था? जैसे जैसे हम द मार्स कर्स सीरीज में आगे बढ़ेंगे, हम और भी स्ट्रेंज और मिस्टीरियस स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो मंगल ग्रह से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जहां स्पेसक्राफ्ट बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए, कुछ बहुत ही रहस्यमय तरीके से फेल हुए जिन्हें आज तक भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। सन 1962 का समय था। मंगल पर जाने के सोवियत यूनियन के पहले प्रयास बुरी तरह से विफल हो चुके थे। मार्सनिक प्रोजेक्ट की बदौलत मंगल पर पहुंचने का सपना ही रह गया था। लेकिन सोवियत यूनियन हार मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही सालों बाद वो अपनी अगली बड़ी उम्मीद मार्स 1 के साथ दोबारा से तैयार था। मार्स 1 मिशन लॉन्च होता है इस उम्मीद के साथ कि ये स्पेसक्राफ्ट मानवता को उस रहस्यमय लाल ग्रह की पहली कुछ नजदीकी तस्वीरें खींचकर भेजेगा, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक बड़ी छलांग होती। सब कुछ एकदम सही जा रहा था, उम्मीदें आसमान छू रही थीं, और फिर अचानक एक डरावनी खामोशी छा जाती है। अपनी जर्नी के आधे रास्ते में ही मार्स 1 गायब हो गया। न कोई चेतावनी, न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल। धरती पर बैठे वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं मिला, जस्ट नथिंग। एक पल स्पेसक्राफ्ट धरती के कांटेक्ट में था, कुछ भी गलत होने के कोई आसार नहीं थे। स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ एकदम सही थी, और फिर अगले ही पल गायब, जैसे वो इस अंतहीन ब्रह्मांड की शून्यता में कहीं खो गया हो। आखिर मार्स 1 के साथ क्या हुआ था? क्या ये महज कोई टेक्निकल फेलियर था, एक बहुत ही साधारण इक्विपमेंट का जो शायद उस स्पेसक्राफ्ट पर लगे उस समय के मॉडर्न इक्विपमेंट से मेल नहीं खा रहा था? या फिर इसके गायब होने के पीछे कोई रहस्यमय शक्ति काम कर रही थी? कुछ लोगों का मानना था कि मार्स 1 ऐसी रहस्यमय ताकतों का शिकार हुआ था जो शायद हमें मंगल ग्रह तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी। द कर्स ऑफ मार्स सीरीज के इस एपिसोड में हम मार्स 1 के स्पेस में ही रहस्यमय तरीके से लापता होने की घटना में गहराई तक जाएंगे। हम टेक्निकल फेलियर की ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन को भी एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि क्या ये फेलियर कोई सुपरनैचुरल ना होकर कोई ह्यूमन एरर या फिर हमारी ही किसी गलती का नतीजा था, और या फिर कुछ थियरीज के मुताबिक हम उस एंगल को भी एक्सप्लोर करेंगे जो इस असफलता के पीछे एक गहरी और रहस्यमय शक्ति के होने का दावा करती है। क्या वाकई मार्स 1 के साथ कुछ अजीब हुआ था? लॉन्च एंड जर्नी ऑफ मार्स 1। 1 नवंबर सन 1962 को मार्स 1 को लॉन्च किया गया था। ये मिशन सोवियत यूनियन का मार्स तक पहुंचने का एक और बड़ा प्रयास था। खासकर मार्सनिक मिशंस की असफलता के बाद इस स्पेसक्राफ्ट में कई मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे
जिनमें मार्शियन सरफेस की डिटेल्ड इमेजेस लेने के लिए एक कैमरा सिस्टम भी शामिल था। मार्स 1 का लक्ष्य था इतिहास का पहला सफल इंटरप्लेनेटरी मिशन बनना। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लॉन्च एकदम स्मूथ रहा। शुरुआती टेलीमेट्री रिपोर्ट्स ने दिखाया कि स्पेसक्राफ्ट के सारे सिस्टम एकदम सही तरीके से काम कर रहे थे। हर तरफ से संकेत यही मिल रहे थे कि ये मिशन एक बहुत बड़ी सफलता में तब्दील होगा। कई हफ्तों तक सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलता रहा। स्पेसक्राफ्ट घने अंधेरे से भरे अंतरिक्ष में लगातार आगे बढ़ रहा था। इधर धरती पर प्रोब से वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा भी मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की गहराइयों में जाता ही गया, इंजीनियर्स और वैज्ञानिक इस स्पेसक्राफ्ट को और इस मिशन की प्रोग्रेस को और भी क्लोजली मॉनिटर करने लगे। इसे मंगल ग्रह की दिशा में ही रखने के लिए इसकी ट्रैजेक्टरी में माइनर से एडजस्टमेंट किए गए थे। इसके अलावा पूरा मिशन सफलता की ओर ही जा रहा था। लेकिन फिर 21 मार्च सन 1963 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। मार्स 1 का कम्युनिकेशन अचानक से वीक होने लगा। शुरुआत में तो सिग्नल्स धीमे पड़ रहे थे, लेकिन फिर बीच बीच में कटने भी लगे। मिशन कंट्रोल पूरी तरह से हरकत में आ गया। उन्होंने दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ही घंटे बीते थे। स्पेसक्राफ्ट को बचाने की जद्दोजहद आखिरकार खत्म हो गई। मिशन कंट्रोल ने मार्स 1 से कांटेक्ट पूरी तरह से खो दिया था। वो शांत हो चुका था, इस ब्रह्मांड के असीम फैलाव में कहीं गुम हो गया था। कई लोगों के लिए जो इस मिशन पर सालों से काम कर रहे थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। मार्सनिक मिशंस के शुरुआती फेलियर्स के बाद मार्स 1 ये उन सभी के लिए एक नई उम्मीद की तरह था। ये स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल की ओर जाते हुए करीब आधी से भी ज्यादा दूरी को पार कर चुका था। ऐसे में इससे संपर्क टूट जाना, और वो भी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, काफी हैरान करने वाला था। सोवियत्स के लिए मार्स 1 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था और मानवता एक नया मुकाम देखने वाली थी। लेकिन फिर सफलता ने सोवियत यूनियन को चकमा कैसे दे दिया? आखिर मार्स 1 के अचानक गायब होने की वजह क्या थी? और वो भी तब जब वो अपने टारगेट के इतना नजदीक था। द ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन। सोवियत स्पेस एजेंसी की तरफ से इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट में तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन थी। उनके एनालिसिस के अनुसार मार्स 1 का फेलियर कम्युनिकेशन सिस्टम में हुए माल फंक्शन की वजह से हुआ था, और वो माल फंक्शन या तो एंटीना में हुआ होगा या फिर ट्रांसमीटर कंपोनेंट में। हालांकि इस स्पेसक्राफ्ट में ड्यूल कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ था, एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए और दूसरा लॉन्ग रेंज के लिए। जैसे जैसे ये स्पेसक्राफ्ट हमारी धरती से दूर जाता जा रहा था, उसे आगे कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए लॉन्ग रेंज सिस्टम में स्विच करना था। लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद यही वो मोमेंट थे जब ये स्विच फेल हो गया होगा, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को इस मिशन में भी कामयाबी नहीं मिल पाई। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के मुताबिक धरती से दूर जाने पर सिग्नल ट्रांसमिट करने की क्षमता के बिना मार्स 1 एक तरह से अंतरिक्ष में गुम ही हो गया था। सोवियत्स ने यह भी संभावना जताई कि किसी माइक्रो मीटेरॉइड ने स्पेसक्राफ्ट को टक्कर मार दी होगी, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ही तबाह हो गया होगा। ये एक्सप्लेनेशंस समझने में बड़ी आसान थी। आखिर स्पेस के हालात ही कुछ ऐसे होते हैं कि वो किसी को भी बख्शता नहीं है। सन 1960 के दशक की टेक्नोलॉजी, जो उस समय के हिसाब से मॉडर्न और कटिंग एज टेक्नोलॉजी भले थी, लेकिन वो आज की तरह रोबस्ट और फेल प्रूफ नहीं थी। उस जमाने में कोई इक्विपमेंट फेलियर होना एक आम बात थी, और फिर स्पेस मिशंस को तब एक गैम्बल या फिर कहा जाए तो जुए की तरह ट्रीट किया जाता था। अगर सफल रहा तो बहुत अच्छे, और अगर फेल हुआ तो उसे हारी हुई बाजी मानकर अगले मिशन की तैयारी में लग जाते थे। किसी भी मिशन फेलियर को गहराई से स्टडी नहीं किया जाता था। टेक्निकल रीजनिंग के बावजूद सवाल अब भी बचे हुए थे। माल फंक्शन ठीक उसी समय पर क्यों हुआ था जब सब कुछ पिछले कुछ महीनों से एकदम स्मूथ चल रहा था? कहीं से भी कोई संकेत क्यों नहीं मिला कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है? फाइनल कम्युनिकेशन लॉस होने से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था, और क्यों इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद भी मार्स 1 का कभी कोई ट्रेस नहीं मिला? कई लोगों के लिए ये ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन उनकी क्यूरियोसिटी को शांत नहीं कर पा रही थी।
उनका कहना है कि ये ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन इस मिस्ट्री को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड थियरीज एंड स्पेकुलेशंस। मार्स 1 के लापता होने को एक्सप्लेन करने के लिए कोई कंक्लूसिव एविडेंस न होने के कारण और भी कई थियरीज सामने आने लगी। इनमें से कुछ थियरीज तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और स्पेकुलेटिव थी। एक थियरी कॉस्मिक इंटरफेरेंस की संभावना को लेकर है। स्पेस में कई अनजानी ताकतें हैं, जैसे कि रेडिएशन बेल्ट्स, ग्रेविटेशनल एनोमलीज और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस। कुछ थियरिस्ट मानते हैं कि मार्स 1 ने किसी ऐसे ही इलाके से गुजरते समय ऐसा कोई इंटरफेरेंस फेस किया होगा, जिसकी वजह से ही उसके कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो गई होगी। और ये भी संभव है कि हमारे सूर्य से आने वाले किसी सोलर रेडिएशन के एक बहुत बड़े झोंके ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को तबाह कर दिया होगा, जिससे कि वो हमारे संपर्क से बाहर हो गया। या फिर ये किसी ग्रेविटेशनल फील्ड से गुजरा होगा जिसने इसकी दिशा ही बदल दी होगी और इस अनएक्सप्लोर्ड स्पेस में अकेला भटकने के लिए मजबूर कर दिया होगा। इसके अलावा कुछ और भी अजीब थियरीज हैं, जैसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस की संभावना को लेकर। क्या मार्स 1 का सामना इस अंतरिक्ष में किसी ऐसी शक्ति से हो गया था जो हमारी समझ से परे है? हालांकि ये आइडिया सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन ये उन लोगों की कल्पनाओं को दर्शाता है जो मानते हैं कि लाल ग्रह मंगल अपनी विशेषताओं और रहस्यमय फीचर्स की वजह से एलियंस या फिर किसी सुपर इंटेलिजेंट स्पीसीज की निगरानी में हो सकता है। क्या मार्स 1 ने कुछ ऐसा देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था और इसी कारण उसे जानबूझकर उन शक्तियों ने गायब कर दिया? ये थियरीज पूरी तरह से स्पेकुलेटिव हैं, लेकिन मार्स 1 के अचानक स्पेस में लापता हो जाने की घटना को एक अलग ढंग से देखने पर हमें मजबूर कर देती हैं, क्योंकि स्पेस मिशन में टेक्निकल फेलियर्स पहले भी काफी हुए थे, लेकिन बहुत कम ही मिशंस ऐसे थे जो मार्स 1 की तरह बिना किसी सबूत के एकाएक अंतरिक्ष में गायब हो गए हों। आज भी मार्स 1 स्पेस एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दिनों की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। क्या वो सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट टेक्निकल फेलियर था या फिर इसके पीछे कुछ और भी ज्यादा रहस्यमय वजह रही होगी? क्या मंगल के शाप ने एक बार फिर हमें मंगल तक पहुंचने से रोक दिया था? अपने फाइनल ट्रांसमिशन के बाद प्रोब का अचानक से यूं ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना, ये पहेली आज तक भी नहीं सुलझ पाई है। मार्स मिशन की ग्रैंड हिस्ट्री में मार्स 1 उन कई मिशंस में से एक था जो बहुत ही अजीब और रहस्यमय तरीके से मंगल तक या तो नहीं पहुंच पाए और पहुंच भी गए तो वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाए। मार्स 1 का केस एकदम अलग था। आधी से ज्यादा दूरी तक सब कुछ सही था, लेकिन बाद में जो सन्नाटा छाया तो ना तो उसका मलबा ही मिला और ना उसके गायब होने के पीछे की कोई कहानी। अक्सर वो सवाल जिनके जवाब हमारे पास न हो वो हमें ज्यादा परेशान करते हैं। आपके इस मिशन के बारे में क्या विचार हैं? क्या कर्स ऑफ मार्स वाकई में हमें मंगल तक पहुंचने से रोक रहा था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए आप हमारी द कर्स ऑफ मार्स प्लेलिस्ट को जरूर से चेकआउट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।